हेलो गाइज, आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर मूवी थिंग्स हड एंड सीन का हिंदी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जो कि एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री और फिलोसफी का मिक्सचर है, जिसे IMDb पर मिले हैं 5.3 स्टार। इस मूवी की एंडिंग मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, जिसके डीप मीनिंग को हम अच्छे से इसके एंडिंग में समझेंगे। सो दोस्तों, मूवी शुरू होती है 1980s के विंटर से, जहाँ हम एक छोटे से टाउन में एक कार को आते देखते हैं, जो किसी पुराने घर के पास आकर रुक जाती है और उस आदमी के ऊपर छत से खून की कुछ बूंदे गिरती है, जिसके देखने के बाद वो फौरन ही घर में आता है और यहाँ हम इसकी बेटी को देखते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम इस आदमी को अपनी बेटी को लेकर भागते देखते हैं, जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और अब इस सीन के पहले की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहाँ मूवी एक बड़े से टाउन में शुरू होती है। यहाँ हम उसी हैप्पी फैमिली को देखते हैं जो अपनी बेटी फ्रैनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ हम इसके डैड जॉर्ज को भी देखते हैं, जिसे एक कॉलेज में आर्ट हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जॉब का ऑफर मिला था। यहाँ हम इसकी वाइफ कैथरीन को भी देखते हैं, जो एक काफी अच्छी आर्ट रिस्टोरर थी और ये जॉर्ज के लिए अपनी ड्रीम जॉब को छोड़कर उसके साथ अब एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होती है, जहां जॉर्ज ने 19वीं सेंचुरी की एक पुराना घर खरीदा था, क्योंकि जॉर्ज के प्रोफेसर की जॉब इसी टाउन में लगी थी। इसके साथ ही उसे इस घर में एक पियानो भी मिलता है। और अब हम इस घर के बाहर दो लड़कों को देखते हैं जो इस घर की ओर देख रहे होते हैं। इसी रात जब ये सो रहे होते हैं, तभी कैथरीन को कार जलने की गंदी स्मेल आने लगती है और इधर हम फ्रेनी के रूम की लाइट को फ्लिकर करते देखते हैं और अचानक ही एक चेयर हिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भागकर अपने पेरेंट्स के रूम में सोती है। इसके अगले दिन हम जॉर्ज को उसी हडसन वैली कॉलेज में देखते हैं, जहां इसे आर्ट हिस्ट्री पढ़ाने का जॉब मिला था। यहाँ इसकी मुलाकात डिपार्टमेंट ऑफ फेट यानी कि फ्लोइड से होती है, जो इसे स्वीडनबर्ग की कम्युनिटी के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि ये लोग कभी कभी प्रेत आत्माओं से बातें भी करते हैं, जिसका ये खुद भी मेंबर है। और जॉर्ज को एज अ वेलकम गिफ्ट स्वीडनबर्ग की एक बुक भी देते हैं, जिसमें जॉर्ज एनेस की मशहूर पेंटिंग बनी थी। इसके बाद हम उन दोनों लड़कों एडी और कोल को इनके घर देखते हैं, जहाँ कैथरीन से ये गार्डनिंग और बेबी सीटर जैसे काम को करने के लिए ये काम मांग रहे होते हैं, जो उसे मिल जाता है। इसी रात कैथरीन को बर्तनों की सफाई करते टाइम एक बाइबल की बुक मिलती है, जिसमें इस घर के सभी पुराने फैमिली मेंबर का डेथ रिकॉर्ड होता है। यहाँ उसे विंडो के पास एक रिंग भी मिलती है, जिसमें दो फेसिंग फिगर इनग्रेव्ड होते हैं। तभी इसे यहाँ किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है और वह डर जाती है। फिर इसके अगले दिन वो इस टाउन के हिस्टोरिकल सोसाइटी में आती है, जहाँ उसे रेवरेंड जैकोबी स्मिथ और उसकी वाइफ की तस्वीर मिलती है, जिसकी वाइफ का नाम काटकर उस बाइबल के बुक में डेमंड यानी कि श्रापित लिख दिया गया था। इसके बाद हम जॉर्ज को कॉलेज के वेविंग इंस्ट्रक्टर जस्टिन सोकोलो को अपने घर पर इनवाइट करते देखते हैं, जिसके हस्बैंड के साथ जॉर्ज टेनिस खेला करता था। यहाँ इसे दीवार पर टंगी पेंटिंग बहुत पसंद आती है, जिसका क्रेडिट जॉर्ज खुद को देता है। इस रात भी कैथरीन को वही गंदी स्मेल आती है, जिसे वह देखने जाती है और उसे पियानो की आवाज आने लगती है, जिसे कोई नहीं बजा रहा होता है। इधर फ्रेनी भी डर से अपने बिस्तर में छुपी होती है। तभी उसे एक औरत दिखती है और वह चिल्लाते हुए अपने मॉम डैड के पास भागती है। इसी मॉर्निंग हम कैथरीन को उस रिंग को पहनते देखते हैं, जिसके बाद वह जॉर्ज के दिए फ्लावर को गुस्से में डस्टबिन में फेंक देती है। तभी जॉर्ज की मुलाकात इस घर में काम कर रहे लड़के एडी और कोल से होती है, जिसे जॉर्ज अपनी वाइफ को कुछ भी न बताने के लिए वार्न करता है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो जॉर्ज अपनी वाइफ से छुपा रहा था। खैर, अब रात को जॉर्ज जब घर आता है, तब एडी अभी भी यही था, जिसे देखकर वह थोड़ा गुस्सा होता है। इसके बाद हम फिर से फ्रेनी के रूम की लाइट को फ्लिकर करते देखते हैं, जहां उसे वो औरत क्लियरली दिखती है और फ्रेनी को अब डर नहीं लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उस कॉलेज के वेविंग इंस्ट्रक्टर जस्टिन सोकोलो के घर आते हैं, जहां कैथरीन और जस्टिन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये काफी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रात को ये लोग जब अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी इनके बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ कैथरीन कहती है कि उसने जॉर्ज के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और अब सिर्फ इसके भरोसे है। जिसके बाद इन दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, यानी कि अब ये हैप्पी फैमिली से अब एक अनहैप्पी फैमिली बनते जा रहे थे। सो अगले दिन फ्लोइड जॉर्ज के साथ उसके घर आते हैं, जहाँ कैथरीन इनकी गिफ्टेड बुक हेवन एंड द हेल पढ़ रही होती है, जिसे देखकर वह काफी खुश होते हैं। तभी ने इस घर में एक सोल दिखती है, जिसे देखकर वह कैथरीन को समझाते हुए कहते हैं कि हमें इस प्रेत आत्मा का आवाहन करके उससे कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि हम इस आत्मा के बारे में और जान पाए। और इस बात को कैथरीन मान लेती है। खैर, अब अगले दिन ये कपल इस घर में एक पार्टी रखते हैं, जहां उन्होंने आसपास के सभी लोगों को बुला रखा था। और अब यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी के फर्स्ट प्लॉट के बारे में पता चलता है, जो मेयर कैथरीन को बताती है कि एडी और कोल पहले इसी घर में रहा करते थे, जहां इसके पिता कैल्विन वेल ने अपनी वाइफ एला और बच्चों को बेहोश करने के बाद अपनी सारी गायों को गोली मार दिया और गैराज में जाकर ट्रक को स्टार्ट कर दिया, जिसकी ये स्मेल कैथरीन को अक्सर आया करती थी। फिर वो ऊपर आकर एला के साथ बेडरूम में सो गया, जिसके बाद ये दोनों मारे
गए। और मैं आपको बता दूं कि ये औरत वही है जो फ्रैनी और कैथरीन को शुरू से हॉन्ट कर रही थी, और यही सारी बातें जॉर्ज कैथरीन से इस घर के बारे में छुपा रहा था। अब सब लोगों के जाने के बाद कैथरीन जॉर्ज से लड़ाई करने लगती है। तभी यहाँ पर रखी एक रेडियो अचानक ही चालू हो जाती है, जिसे जॉर्ज बंद करने के लिए इस रेडियो का प्लग निकाल देता है, लेकिन फिर भी ये रेडियो चल रहा होता है, जिसे देखकर वह शॉक में रेडियो को पटक देता है। ये सब कैथरीन बहुत पेशेंस के साथ देख रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब एला कर रही थी, और उसके पास आकर फ्रेनी के साथ वीकेंड पर अपने पेरेंट्स के घर जाने को कहती है। अब यहाँ वीकेंड पर प्रोफेसर फ्लॉयड अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं ताकि इस घर में रह रहे आत्मा से ये लोग संपर्क कर सकें, जहाँ कैथरीन इन लोगों को एला की पिक्चर दिखाती है। सो अब ये लोग उस आत्मा का आह्वान करते हुए टेबल पर अपने हैंड को मूव करने लगते हैं। तभी इस रूम की अचानक ही लाइटें ब्लिंक करने लगती है और हम एक गोस्टली फिगर को कपड़ों के बीच अपीयर होते देखते हैं, और उसमें से डार्क काली स्मोक निकलने लगती है, जिसे कोई दूसरी आत्मा यहाँ आने से रोक रही होती है, जिसके बाद वह आत्मा चली जाए। अब यहाँ प्रोफेसर फ्लॉयड उसे बताते हैं कि इस घर में एक और प्रेत आत्मा है जो इसे इनके सामने आने से रोक रही थी, जो पता नहीं गुड है या इविल। सो अब यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी में दिखाया जॉर्ज के बारे में एक के बाद एक काफी सारे इंटरेस्टिंग प्लॉट के बारे में पता चलता है। सबसे पहले कैथरीन को विलिस के साथ चल रहे अफेयर के बारे में पता चलता है, जहाँ जॉर्ज विलिस नाम के लड़की के साथ काफी टाइम से फिजिकल रिलेशन में था। इसके बाद कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ हेड फ्लॉयड को भी जॉर्ज के फेक रिकमेंडेशन के बारे में पता चलता है, जिसके कारण ही उसे प्रोफेसर की जॉब यहाँ मिली थी। जिसके बाद फ्लॉयड को इस बात को कुछ टाइम तक किसी से न बोलने के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर इसी शाम जॉर्ज के पेरेंट्स यहाँ डिनर पर आए होते हैं, जो बातों ही बातों में जॉर्ज के गे कजन के बारे में बताते हैं, जिसकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी, और वह एक काफी अच्छा आर्टिस्ट था, जिसकी साड़ी पेंटिंग उसके फ्यूनरल में चोरी हो गई थी। ये सुनते ही कैथरीन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जॉर्ज ने ही उसकी साड़ी पेंटिंग चुरा कर अपनी आइडेंटिटी को बदल ली, जो हमें प्रोजेक्टर पर चलता हुआ मूवी के शुरू में दिखाया जाता है, जिसका क्रेडिट जॉर्ज खुद को देता है। सो इसके बाद कैथरीन और फ्रेनी जब सो रहे होते हैं, तभी जॉर्ज गैराज में अपनी कार स्टार्ट करके गुस्से में बैठा होता है, जहां हम इसे गोस्टली फिगर के द्वारा इन्फ्लुएंस करते देखते हैं। सो इसके अगले दिन हम देखते हैं कि फ्लॉयड के साथ जॉर्ज बोटिंग करने के बहाने उनके साथ चला जाता है। इधर कैथरीन जॉर्ज से परेशान होकर ईडी के साथ इंटीमेट होती है, ताकि वह थोड़ा फ्रेश फील कर सके। अब हम रात में जॉर्ज को पूरी तरह से भींगे हुए अपनी कार की ओर जाते देखते हैं। तभी उसे जस्टीन आकर मिलती है, जिसे जॉर्ज के फेक कॉलेज रिकमेंडेशन के बारे में पता होता है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी कार से उसका पीछा करता है और उसे अपनी कार से टक्कर मारकर उसका कार एक्सीडेंट कर देता है। अब रात को जॉर्ज घर आकर उस इविल सोल को अपनी अपीयरेंस साबित करने के लिए कहता है, जिसके बाद कैथरीन के बेडरूम में एक रेवेनवर्ड विंडो तोड़ कर आती है, जिसका मतलब है कुछ तो इविल होने वाला है, जिसे जॉर्ज देखकर समझ जाता है और कैथरीन को उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा विंडो ठीक कराने के लिए कहता है, यानी कि उसे एडी के बारे में पता होता है। इसके नेक्स्ट डे कैथरीन को जस्टिन के बारे में पता चलता है, जो उस कार एक्सीडेंट के कारण कोमा में होती है, और उसे रेडियो से फ्लूइड के बारे में भी पता चलता है, जिसकी मौत पानी में डूबकर हुई थी, जिसे सुनकर वह शॉक हो जाती है। सो अब इस रात जॉर्ज जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ कैथरीन यहाँ से जाने की तैयारी में है, जिसे देखकर वह पागलों के जैसे इस पर चिल्लाने लगता है और कार से इसके सारे सामान को भी फेंक देता है। जिसके बाद यह बोलती है कि उसे पता है कि तुमने ही फ्लूइड और जस्टिन के साथ ऐसा किया है और अपने कजन की भी पेंटिंग को चुरा ली थी। ये सुनकर जॉर्ज उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पहले ही प्रोटीन शेक में सेडेटिव मिलाकर इसे पिला दिया था। तभी वो बेहोश होने लगती है और खुद को जैसे तैसे संभालते हुए फ्रैनी को लाने जाती है। और अब यहाँ गाइस हम उस सोल को देखते हैं जो उसे गार्डियन एंजल जैसे प्रोटेक्ट करते हुए रास्ता दिखाती है और बोलती है कि जिस तरह उसने मेरा साथ दिया मैं भी तुम्हारा दूंगी। और हम उस इविल फिगर को भी देखते हैं जो कैथरीन को मारने के लिए जॉर्ज को मजबूर करता है। जिसके बाद कैथरीन की बॉडी में एला आकर कहती है कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती और उसे जॉर्ज ब्रूटली मार डालता है। सो अगले दिन जॉर्ज अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता हुआ कॉलेज जाते टाइम कोल को बुलाता है और उसे एक नोट में बताता है कि उसकी वाइफ बीमार है, जिसे वो परेशान ना करे और फ्रेनी के सोने के बाद वो यहाँ से जा सकता है। सो इसके जाने के बाद वही सीन हम वापस से देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर पुलिस के पास आता है और ईडी के बारे में झूठ बोलकर उसे फंसा देता है, क्योंकि उसने ये सारा सेटअप खुद को बचाने के लिए किया होता है ताकि पुलिस उस पर शक ना करे। खैर अब हम जस्टिन को उस घर में रह रहे सोल यानी कि गार्डियन एंजल द्वारा कोमा से जगाते देखते हैं। जिसके बाद यहाँ पुलिस आती है और हमें ऐसा लगता है कि जॉर्ज अब नहीं बच सकता। इधर हम जॉर्ज को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो इविल सोल इसे इन्फ्लुएंस करती है। जिसके बाद वो एक होराइजन बोट लेकर सेल पर निकलता है और वह अब एक तूफान में जाकर फंसता है जो एक्चुअली में गेट ऑफ हेल को रिप्रेजेंट
करती है, क्योंकि यहाँ हम एक उल्टे क्रॉस को भी देखते हैं। तभी हमें एला और कैथरीन के विस्परिंग की आवाज बैकग्राउंड से सुनाई देने लगती है, जो इसे नर्क के रास्ते ले जा रही थी, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या था और मूवी की एंडिंग हमें क्या बताना चाहती थी, तो मैं 1 बाय 1 करके आपके सारे डॉट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो एक्चुअली में गाइस, ये पूरी मूवी स्वीडन वर्ड की एक बुक हेवन एंड द हेल पर बेस्ड है, जिनकी फिलॉसफी थी कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया में एक बैलेंस बना होता है और मौत तो बस एक नई दुनिया की शुरुआत है। यानी कि वे और उनके फॉलोवर आफ्टर लाइफ में यकीन करते थे। इसीलिए कैथरीन से पहले भी 2 औरतों को उनके हस्बैंड के द्वारा इस घर में मारा गया था। सबसे पहले मिस्टर स्मिथ ने अपनी वाइफ को मारा था, जो कि एक कैल्विनिस्ट थे, और बुक में उसका नाम काटकर श्रापित लिख दिया था, जिसकी फोटो हमने हिस्टोरिकल सोसाइटी में देखी थी। और इसी की वो रिंग थी जिसमें इनग्रेव्ड फिगर आफ्टर लाइफ को सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि ये भी एक स्वीडनबर्ग की फॉलोवर थी। और दूसरी औरत एला थी, जो एडी और कोल के पेरेंट्स थे। सो इसके अलावा कैसे हमें मूवी में देखने पर यह भी पता चलता है कि बुरी आत्माएं सिर्फ बुरी लोगों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और अच्छी आत्माएं अच्छे लोगों को करती है। इसीलिए यहाँ एला की सोल कैथरीन के लिए आई थी, जो मरने के बाद यूनाइट होते हैं और गार्डियन एंजल बनते हैं, जबकि वो इविल सोल जॉर्ज के लिए आई थी, जो उसे हर वक्त बुरा काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए वो मूवी के एंडिंग में जॉर्ज को हेल ले जाता है, जहाँ हम उसे गेट ऑफ हेल में जाते देखते हैं। यानी कि अब उसकी नई शुरुआत हेल में यातनाएं भुगतते हुए होगी। और गाइस, ये जो पेंटिंग हमें लास्ट में दिखाई गई है, जो एक्चुअली में जॉर्ज एनेस की एक मशहूर पेंटिंग है, जिसे उन्होंने स्वीडनबर्ग से प्रभावित होकर बनाया था, जो आफ्टर लाइफ को सिंबलाइज करती है। सो आई होप गाइस, आप लोगों को इस मूवी का सारा डॉट क्लियर हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।